अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 49th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं, 2 तरह के पढ़ लिए हैं जिसमें हमने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा, देन हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा और ये हमारा तीसरा टाइप है जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जैसा लास्ट केसेस में हो रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो रहा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको दोबारा रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि सपोज करते हैं हम, इसका एग्जांपल बहुत फेमस लिया जाता है एल्काइल हैलाइड से। तो हमारे पास एक जनरल एल्काइल हैलाइड है RX, इसका एक रिएक्शन हम करा देते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से। तो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल इसके एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगी। तो यहाँ पर हो जाएगा RNU और X क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी हेलोजन पार्ट जो होता है बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये 2 तरह से होता है, यानी कि ये 2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इट फॉलोज 2 मैकेनिज्म। इट फॉलोज 2 मैकेनिज्म। एक को हम लोग बोलते हैं SN1 और एक को बोलते हैं हम लोग SN2। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ SN1 मैकेनिज्म को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे SN2 मैकेनिज्म, ताकि दोनों को आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और पहले सबसे पहला हम लोग हेडिंग ले लेते हैं अपनी कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कैसा, 1 वाला। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, या इसी को हम लोग SN1 बोलते हैं, या इसी को हम लोग SN यूनिमोलिक्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, इन सारी बातों को बताएंगे क्यों 1 बोलते हैं, क्यों यूनिमोलिक्यूलर बोलते हैं। अभी फ़िलहाल आप समझिए कि क्या होता है। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगी, उसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो क्या होगा उसको देखिए। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, अगेन हम ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एल्काइल हैलाइड की। हाइड्रोलिसिस माने वाटर से रिएक्शन कराना। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो एल्काइल हैलाइड सपोज करिए हमारे पास है CH3 थ्राइस CCl। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया। ठीक, वाटर डाला तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगी, तो हमारे पास क्या आएगा, टर्शियरी कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH और हमारा रिमेनिंग क्या आएगा, HCl। हुआ क्या कि यहाँ पर से क्लोरीन इसमें से OH से सब्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म में हम जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में जो हमारा CH3 थ्राइस CCl है, ठीक है, ये स्लो प्रोसेस होती है। स्लो का मतलब एकदम स्लो नहीं, 10⁻⁻6 सेकंड के अराउंड हो जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कुछ इसका फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री के कार्बोकैटायन का, और Cl- अलग हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को होने में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसलिए। और इस स्टेप में हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होता है SN1 मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास ये जो कार्बोकैटायन है CH3 थ्राइस C पॉजिटिव, ठीक है, ये रिएक्शन करती है वाटर के मॉलिक्यूल से। अब क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, वाटर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो होगा क्या कि हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन इस साइड से ऐसे लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या कि ये साइड इस तरह से जाके लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 3, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को बचाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग कर देगा। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। ठीक है, और जब अलग होता है तो क्या बन जाता है, CH3 थ्राइस COH और रिमेनिंग H+। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब
जो हमारे पास ये वाला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इसमें कुछ बातें ज़रा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है फर्स्ट वाला। अब क्यों इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं या क्यों वन बोलते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो भी कौन सा, वो भी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड है, सिर्फ यही इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर स्टेप बोलते हैं। इसके अलावा वन लिखने का एक और वजह है, यूनिमॉलिक्यूलर बोलने की एक और वजह है, वो ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये क्लास 11th के बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, तो फिलहाल सिंपली आप समझ लीजिए कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी रिएक्शन कितनी देर में होगा, ये होल और सोल डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। दैट इज़ वाई हम लोग उसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। बाकी इसको हम लोग डिटेल में 12th में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट साथ साथ बातें बताते चल रहे हैं, तो उसको भी नोट करिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा यहाँ पे। दूसरा ये कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगा, और RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया है वो हमारा ऑलरेडी 3 डिग्री था, तो वहाँ पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसे एग्जांपल बहुत सारे आ सकते हैं जिनमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, मगर इसका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा कि बट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अब यहाँ पर वाटर जो है, वाटर तो हमारा एज अ सबस्ट्रेट भी बिहेव कर रहा है, जिससे वो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट भी, साथ ही साथ वाटर यहाँ पर एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। तो वाटर यहाँ बिहेव कर रहा है किसकी तरह, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, प्रोटिक का मतलब ऐसी स्पीशीज जो H+ देने के लिए सक्षम है या पॉसिबल है, मतलब वो H+ डोनर बन सकती है आराम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिक। ठीक है, H+ मतलब प्रोटॉन डोनर। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये पॉजिटिव बना कार्बोकैटायन और ये निगेटिव बना। ठीक, ये दोनों वापस से आपस में क्यों नहीं जुड़ जाते, क्योंकि ये भी तो अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ पर यही वाटर जो है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, Cl को क्या करता है, सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट करने का मतलब क्लोरीन को वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या करते हैं, घेर लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्पोरेरीली इसको क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है टेम्पोरेरीली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेम्पोरेरीली, परमानेंटली नहीं, जिसकी वजह से क्लोरीन और वापस से ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री का आपस में नहीं जुड़ता, इसीलिए मजबूरन उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना पड़ता है। वरना अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो होगा क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो हमारा वापस से फिर जुड़ जाएगा और फिर से अल्काइल हैलाइड बन जाएगी। ठीक है, तो क्लोरीन और ये जो कार्बोकैटायन है ये आपस में इसी वजह से नहीं जुड़ते, क्योंकि क्लोरीन सॉल्वेट हो जाती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। तो जैसे हमारे पास वाटर तो हो ही गया, इसके अलावा इथाइल अल्कोहल भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, साथ ही साथ मिथाइल अल्कोहल भी कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हुए देखेंगे। इसके अलावा एक और अच्छा एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, ये तीनों जनरली हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे कैसा बिहेव करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये जब भी रिएक्शन में आएंगे तो क्या करेंगे, जो एनायन बन रहा होगा या जो न्यूक्लियोफाइल बन रही होगी उसको सॉल्वेट करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी अगर हम देखें तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब क्योंकि हीट निकलना, ठीक है, यहाँ पर हीट क्या होगी, निकलेगी, यानी इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी जो होगी वो लेस देन 0 होगी। ठीक है, लेस देन 0 होने का मतलब माइनस में जाएगी, तो SN1 जो है क्या हमारा एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान देना है कि ये लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक, लो टेम्परेचर का रिएक्शन है, लो टेम्परेचर पर आसानी से प्रोसीड आउट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है इसमें, देखिए होता क्या है कि जब हमारा कार्बोकैटायन बनता है तो आपको पता होगा कि ये ट्राइगोनल प्लेनर जैसा शेप लेता है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो
कार्बोकटायन बन रहा है उसको हम कुछ इस तरह से कंसीडर करें कि यहाँ पर हमारा ये एक सिंगल प्लेन पर हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम प्लेन दिखा देते हैं, ये पूरा एक प्लेन पर, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम सही से बना देते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल ये इसका खाली होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास दो चांसेस हैं। क्या? पहली ये कि ये ऊपर से जाके लगे, दूसरी ये कि ये नीचे से जाके लगे, ठीक है। अब हमारे पास दो चांसेस बनी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहाँ पर हमारा जो उसका न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी लगा हुआ था यहाँ पर पहले से, वो जहाँ पर लगेगा तो हमको क्या मिलता है? रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिटेंशन मिलता है। बेसिकली कहने का मतलब कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहीं पर ऑलरेडी लगी हुई थी पहले वाली और इसको ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रही है, तो ऐसे केस में रिटेंशन बनेगा, उसी की जगह लेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा कैसा आएगा? कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर हमको न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर उसके अपोजिट साइड लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, मतलब उल्टा हो जाना। यानी न्यूक्लियोफाइल लगी थी यहाँ पर, निकल गई, सॉल्वेट हो गई, जगह खाली हुई, तो दूसरी न्यूक्लियोफाइल नीचे चली गई, बिलो द प्लेन चली गई। अच्छा, इसमें कभी कभी कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको ऐसे कि ये हमारा प्लेन मान लेते हैं, इधर वैकेंट ऑर्बिटल मान लेते हैं, तो इधर इस तरह से दिखा देते हैं, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड भी बोलते हैं। तो हम दोनों तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस आपको समझना होगा कि जहाँ से निकली है वहीं पर अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगी तो रिटेंशन प्रोडक्ट, और अगर उसके अपोजिट साइड जाएगी तो हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब जो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है ना, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको राइट हैंड साइड में या क्लॉकवाइज में बेंड करता है, ठीक है। और जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो हमारा लीवो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेटरी होने का मतलब कि जो प्लेन पोलराइज लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा लाइट को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है। और अगर हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट है तो ये किस तरफ कराता है? क्लॉकवाइज कराता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट होता है कौन सा? रिटेंशन, और लीवो प्रोडक्ट होता है हमारा इन्वर्जन, ठीक है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेक्स्ट्रो की भी और लीवो को भी, तो हम यहाँ बोलेंगे सिंपली कि यहाँ पर बनता क्या है? रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर। और हमने पढ़ रखा है आइसोमेरिज्म में कि जब रेसमिक मिक्सचर बनता है तो उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसका डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं इफेक्ट को, जिसकी वजह से हमको ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा SN1 मैकेनिज़्म, ठीक। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, ये उसको देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला ये है कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा होगा उसके ऊपर इसका रेट डिपेंड करता है। तो कैसे करेगा ये समझते हैं। तो हमारे पास फिनाइल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद 3 डिग्री के कार्बोकटायंस, देन 2 डिग्री के, देन 1 डिग्री के, और देन मिनिमम जो होता है वो हमारा मिथाइल कार्बोकटायन में होता है। यानी जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन के चांसेस। कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा चांसेस होंगे SN1 होने के। दूसरा हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल जो जा रही है उसका नेचर कैसा हो, तो आसानी से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो हमारे पास साइज़ बड़ी होती है तो आसानी से निकल जाती है, इसलिए आयोडीन बहुत तेज़ी से निकलेगी, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ठीक है, साइज़ बड़ी होने की वजह से, ठीक। और थर्ड हमारा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि हम लोग देख लिया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये होता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और जितना अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन होगा। तो जैसे वाटर है तो वाटर सबसे अच्छा होता है, देन उसके बाद हमारा इथाइल एल्कोहल होता है, देन उसके बाद हमारा CH3COH होता है। तो ये सारे फैक्टर्स पे हमारा SN1 मैकेनिज्म डिपेंड करता है। तो ये था हमारा रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के ऊपर लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SN2 मैकेनिज्म को समझेंगे इन डेप्थ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।